हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। ठीक है, 2-3 दिन लेट हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, जीओसी हमारा लेक्चर चल रहा था। जीओसी में हमने आपको इंडक्टिव पढ़ा दिया, रेजोनेंस पढ़ा दिया, मेसोमेरिक पढ़ा दिया। अब आपका बचा है हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, कैसे पहचानेंगे हाइपर कंजुगेशन? जैसे याद होगा, इंडक्टिव जब पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बताए थे? इंडक्टिव पढ़ाते समय हमने आपसे ये बोला था कि आप ये देख लीजिएगा कि आपके चेन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर चेन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा तो मतलब वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस और माइनस। ऐसे ही सेकंड में आपको मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था। रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ चेक कर लेंगे पहले कंपाउंड में पाई बॉन्ड है कि नहीं है। आई रिपीट, पाई बॉन्ड के होने से रेजोनेंस होगा ये जरूरी नहीं है। पाई बॉन्ड के होने से रेजोनेंस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि शायद हो सकता है। तो अगर पाई बॉन्ड होगा तो एक दिमाग में हाँ शायद हो सकता है रेजोनेंस। तो कौन कौन सा रेजोनेंस? पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई। अच्छा, इसमें देखो जो कंजुगेशन होता था जनरली सब में पाई है, पाई कॉमन है ना, तभी तो बोला कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट पाई सब में है, तो रेजोनेंस करने के लिए पाई होना चाहिए। अब यहां पे टर्म लिखा है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर क्या लगा है? कंजुगेशन। तो कंजुगेशन तो समझ रहे हो, मतलब कंजुगेशन किसका होना? पाई का ही होना चाहिए कि वो पाई सिग्मा प्लस का हो, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, जिसका भी हो। हाइपर शब्द हम कब लगाते हैं? हाइपर शब्द हम तब लगाते हैं अपने डेली में भी। जैसे बायो वाले बच्चे जान रहे होंगे, मान लीजिए मैथ वाले भी सुने होंगे। हाइपर का मतलब होता है, सुनते हो ना, हाइपर टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है तो उसको हम हाइपर टेंशन, मतलब वो उसके नेचर के खिलाफ होता है, वो उसके नेचर का नहीं है, बट उसके नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। अब जैसे मान लो तवा लिए हो और उस पर पानी छिड़क रहे हो, खूब गर्म तवा है, पानी छिड़क रहे हो, तो पानी टिकेगा थोड़ी ना उस पर, वो तुरंत उड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आधे लोग के दिमाग में नहीं जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उनके नेचर के विरुद्ध हो गया कि हमको पढ़ाया जा रहा, हमको कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, जस्ट अ जोक। तो हाइपर कंजुगेशन में जो कंजुगेशन शब्द है, कंजुगेशन जनरली पाई के साथ ही होता है, क्योंकि आपने कॉमन देखा था, ये जो आपने कंजुगेशन देखा था ये जनरली आपका पाई बॉन्ड के साथ होता था। तो अच्छा खासा लिखा है हाइपर। हाइपर तब लगाते हैं जब उसके नेचर के विरुद्ध हो। आपके पास दो ही तरीके के बॉन्ड हैं, या तो पाई है और दूसरा आपके पास सिग्मा है, मतलब हाइपर कंजुगेशन होता किसके साथ है? पाई के साथ है। हाइपर तब लगाते हैं जब उसके नेचर के विरुद्ध होता है, मतलब इस बार आपका कंजुगेशन पाई के साथ नहीं होगा, इस बार आपका कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड के साथ होगा। ठीक, अगर आपका कंजुगेशन पाई बॉन्ड की बजाय सिग्मा बॉन्ड के साथ होने लगा, तब इसी इफेक्ट को हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? जनरली कंजुगेशन पाई बॉन्ड के साथ होता है, लेकिन अगर आपका कंजुगेशन पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा पे शिफ्ट हो गया, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। ठीक, चलिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना कि हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? आपका कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड के साथ जब कंजुगेशन होगा तो इसी को हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन को हम सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, और एक्सेसिव कंजुगेशन भी बोलते हैं। क्योंकि एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, फोर्सफुली। एक्चुअली पाई के साथ वो आराम से कंजुगेशन करता था, लेकिन सिग्मा के साथ उसको जबरदस्ती कराना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तो एक्सेसिव लगेगा ना, तो इसीलिए हम उसको एक्सेसिव कंजुगेशन भी बोलते हैं। और इसमें सबसे मेन
पॉइंट जो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अभी क्या होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, अभी हम समझाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, याद होगा मैंने बोला था कि रेजोनेटिंग कोई भी कंपाउंड तब स्टेबल होता है जब उसके सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। दैट मीन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग। भाई जिस कंपाउंड का जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतने ज्यादा स्टेबल। अब याद होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने में कौन सा कंपाउंड आता था, बेंजीन। टोटल कितने बनते थे, 5। मतलब बेंजीन के टोटल 5 बनते थे, तो इसीलिए उसको सबसे स्टेबल कंपाउंड बोला गया था कि हाँ वो सबसे स्टेबल होगा। ऐसे ही जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सेम टू सेम जिसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होगा या जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि इसको सिग्मा पी रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों बोलते हैं और एक्सेसिव क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। बाकी हाइपर कंजुगेशन के लिए मुझे 2 वीडियो करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं कैसे क्या करना है, 2 या 3 जो भी लगेंगे। ठीक है, कभी सोचा नहीं कि इसके लिए क्या करना है। चलिए मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3 और आपके पास कंपाउंड है CH2 पर 1+। ठीक, ये आपके पास कंपाउंड है। अब जिन लोगों को केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होगी उनको पता होगा कि अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इसका जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो भैया C के पास p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, C के पास p ऑर्बिटल होगा और ऐसे एक इधर से जाएगा। ठीक, ऐसे ही पड़ोसी वाले C के पास भी p ऑर्बिटल होगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, इस वाले का इसके साथ देखो बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड शेयर हो जाएगा तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का यहां शेयर हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का यहां शेयर हो जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन का यहां शेयर हो जाएगा। ठीक, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसका एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया और ये यहां शिफ्ट हो गया। ठीक, जनरली। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब करना क्या है, मान लो ये अभी कंपाउंड है। अभी इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अभी वो हम बताएंगे, बस अभी आप समझ लीजिए क्या करना है इसमें। ये आपके पास कंपाउंड है। ठीक, अब कार्बन पे प्लस, किसी भी एलिमेंट पे प्लस होने का क्या मतलब होता है, प्लस होने का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भाई मतलब कार्बन का अगर बोले तो सारी जगह तो फिल है, एक उसका ऑर्बिटल यहां खाली है, मतलब यहां पे उसके पास प्लस है, प्लस का मतलब उसका खाली है ऑर्बिटल। अब बगल में देखो, बगल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, इसको अगर आप ऐसे ओपन करेंगे इसको स्ट्रक्चर को तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये H यहाँ, ये H यहाँ, ये H यहाँ। ऐसे ही जरा इसको ओपन करो तो इसको ओपन करोगे तो ये H यहाँ और ये H यहाँ। अब देखो यही H है ना, H का यहाँ कौन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब कि यहां प्लस और बगल में इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि वहां प्लस उसको चाहिए तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगेगा। किसके पास, इनके पास। अच्छा देखो भैया किसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिग्मा। किसमें जा रहा है, कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जाने को ही हम रेजोनेंस बोलते थे ना। तो ये हो गया आपका सिग्मा p रेजोनेंस। ठीक, अब सिग्मा पाई और सिग्मा एक्सेसिव कंजुगेशन, तो p आपको समझ में आ गया कि ऐसे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला भाई, ये सिग्मा का इलेक्ट्रॉन था, यहां देखो कार्बन के p ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेगा p ऑर्बिटल जो खाली है कार्बन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने या उसको जाने को ही तो रेजोनेंस बोलते थे। तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा p रेजोनेंस। ठीक है, अब सबसे मेन सवाल है हाइपर कंजुगेशन कहां कहां, किस किस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन शो होगा। तो कौन कौन से में कंपाउंड में आपका हाइपर कंजुगेशन शो होगा वो कंपाउंड देख लीजिए
और उसको हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके। देखिए हाइपर कंजुगेशन शो होता है आपका कार्बोकटायन में, अभी दे देते हैं कार्बोकटायन क्या होता है। दूसरा आपका ये होता है फ्री रेडिकल में, ठीक, ये आपका फ्री रेडिकल में शो होगा। नेक्स्ट है आपका एल्कीन में, और लास्ट है आपका कार्बो एनायन में। मतलब ये 4 जगहें हैं जहां पर आपका हाइपर कंजुगेशन शो होता है। अब देखो जरा ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन सक्सेसफुली कार्बोकटायन शो करता है, हाइपर कंजुगेशन सक्सेसफुली फ्री रेडिकल शो करेगा और एकदम बहुत अच्छे से एल्कीन शो करेगा। बट हाइपर कंजुगेशन कार्बोकटायन शो नहीं करता। तो करता नहीं तो लिखे क्यों? आखिर जब नहीं करता था तो लिखे क्यों? देखिए कार्बोकटायन की एक स्पेशल कंडीशन होती है, कार्बोकटायन के पास एक स्पेशल कंडीशन होती है और उसी कंडीशन पर ये कार्बोकटायन कार्बो एनायन हाइपर कंजुगेशन, उसकी कंडीशन ये है कि जब आपके उस कार्बो एनायन में प्रेजेंस ऑफ एन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, अगर आपके कार्बो एनायन में कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट होगा तभी कार्बो एनायन शो होगा, तभी कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। तो दिमाग में रख लो, कार्बो एनायन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। एक कंडीशन है जब कार्बो एनायन में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एटम प्रेजेंट होता है। अब कार्बोकटायन क्या होता है मैंने बता दिया है। कार्बोकटायन का मतलब जब कार्बन पर प्लस होता है तब उसको कार्बोकटायन, भाई रेजोनेंस वाले में पढ़ा था ना, फाई सिग्मा प्लस। फ्री रेडिकल भी आपको डिटेल कर दिया था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो जाएं पहले रेजोनेंस में पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का रेजोनेंस देख के आए, ठीक है। फ्री रेडिकल में जनरली आप डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, कार्बन पर अगर डॉट होता था। एल्कीन पता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हो गया। बाकी कार्बन आयन में कार्बन पे आपका माइनस होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कार्बोकटायन, भाई आपके पास जो कार्बन है वो 2 जगह का कार्बन हो सकता है ना भाई, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कार्बन हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कार्बन हो सकता है। तो कार्बोकटायन हम तब बोलते हैं जब आपका कार्बन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। अभी जैसे किसी ने बोल दिया CO2 पे प्लस, तो ये कार्बोकटायन नहीं है क्योंकि ये CO2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक का नहीं है। कार्बोकटायन शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कार्बन पर प्लस होता है और वो कार्बन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन हो, तब आप कार्बोकटायन। सेम कार्बो एनायन कार्बन पर माइनस, तो ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन किस किस कंपाउंड में शो होगा? कार्बोकटायन में शो होगा, फ्री रेडिकल में शो होगा, एल्कीन में शो होगा। इसमें बिना सोचे समझे शो होगा ही होगा, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डाउट। कार्बो एनायन शो नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर वो शो करता है। कौन सी कंडीशन है? जब कार्बो एनायन के पास एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, ठीक। चलिए अब अगला है आपके पास की कंडीशन क्या है। भाई रेजोनेंस की कंडीशन होती थी कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन की भी कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि कंजुगेशन शब्द तो इनके में भी आ रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन को अगर कंपाउंड में देखना है तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी भैया 2 कंडीशन है। पहली ये कंडीशन है कि आपके कंपाउंड में कोई एक कार्बन, कोई भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब है 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अब जिनको नहीं केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है वो पढ़ लें थोड़ा सा। आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, आप ये पता कैसे करोगे? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब कि आपको सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड काउंट करना है। अगर सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब वो उसके पास 3 सिग्मा है और sp2 हाइब्रिडाइज है। और दूसरा आपका है कि प्रेजेंस ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन, आपके कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तब आपका अल्फा कार्बन, मतलब तब आपका हाइपर कंजुगेशन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है यही समझ लो, वहां तीन की खाली मुझे समझाना पड़ रहा है फटाफट। जैसे मान लीजिए जो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था CH3CH2 इस पे प्लस, ठीक। चलो इमेजिन करो कि ये प्लस अभी नहीं है। अगर ये प्लस नहीं होगा तो दोनों कार्बन एक जैसे होंगे, हालांकि यहां मतलब 3 होगा, वो इमेजिन कर लो यहां 3 है, ठीक है, यहां पे एक ही जैसे होंगे। लेकिन इमेजिन करो अगर यहां पर प्लस आ जाता है तो ये दोनों कार्बन अब एक जैसे कार्बन नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग कार्बन हो गए। तो आप पहले कंपाउंड में छांटिए कि वो कौन सा कार्बन है जो बाकी कार्बन से अलग दिख रहा है, ठीक। कंपाउंड देखो और कंपाउंड में वो कार्बन खोजो जो कार्बन बाकी कार्बन से अलग दिख रहा होगा। जैसे इस कंपाउंड में ये कार्बन बाकियों से अलग दिख रहा है, इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक। और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अल्फा कार्बन कैसे पहचानोगे? जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है आपके पास और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप कैसे बताएंगे? तो पहले आप वो कार्बन खोजिए इसमें जो सबसे अलग है। तो भैया देखो यही कार्बन है, इसके पास प्लस है। अब इनके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, मतलब कि ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, इधर वाला हो गया अल्फा कार्बन, और ऊपर भी तो एक अल्फा कार्बन अटैच है, इसी से तो अटैच है। तो एक ये हो गया आपके पास अल्फा कार्बन। अब जरा अल्फा कार्बन के पास ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, इनके पास 3 है, मतलब इनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इस कंपाउंड के पास टोटल 3 3 6 2 8, मतलब इस कंपाउंड के पास टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अभी क्यों बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन होने से ही हाइपर कंजुगेशन? तो अभी आपको यहां समझा दिए कि कैसे आप पहचानेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कहां कैसे होता है। तो ऑलमोस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और कैसे पहचानना है किसी कंपाउंड में, ठीक है। अगले में आपको हम एक एक करके डिस्क्राइब करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाया समझ में आया होगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। हाइपर कंजुगेशन का मतलब है जब आपका कंजुगेशन पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है तो उसको हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक। हाइपर कंजुगेशन को हम सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दिखा दिया एग्जांपल। उसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो पाई क्यों बोलते हैं अभी जब एल्कीन वाला कराएंगे तो वहां बता देंगे। उसको हम एक्सेसिव कंजुगेशन भी बोलते हैं, उसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन किन किन कंपाउंड में शो होता है? तो कार्बोकटायन में शो होता है, फ्री रेडिकल में शो होगा, एल्कीन में शो होगा और कार्बो एनायन में होगा। लेकिन कार्बोनायन में होता नहीं है, एक कंडीशन है, जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, ठीक। अब हाइपर कंजुगेशन शो होने की कंडीशन क्या है? तो आपके पास उसमें कंपाउंड में कोई भी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मींस 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड गिन लेना मिल जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे कंपाउंड में खोजोगे कि अल्फा हाइड्रोजन यहां है, ठीक है। तो ये सब आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए। ऑलमोस्ट जिनका पेपर आ रहा होगा, जिनका पेपर शुरू होने वाला है, वो पढ़ाई करते रहें। पुराना जो भी चैप्टर आपका रेडॉक्स है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है या ये जीओसी है, ये सब आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। पेपर में हो सकता है आ सके या फिर पेपर हो रहा है जिनका भी, तो पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।